हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का अध्याय 4 समतल में गति यानी मोशन इन अ प्लेन यानी प्लेन में इसका हम पार्ट 6 देखेंगे और उसमें हम जानेंगे सदिशों का वियोजन यानी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और इसे शुरू करने से पहले एक बात और है आपसे, यदि आप केमिस्ट्री का भी तैयारी करना चाहते हैं साथ साथ मैथ का भी, तो चैनल पे अवेलेबल है वीडियोज़ जो प्लेलिस्ट में डाले गए हैं, उसे आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वेरी नाइस थैंक। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं हम लोग सदिशों का वियोजन, जिसे हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो हमने पार्ट 5 तक जो है वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर दिया है, ठीक है, मोशन इन अ प्लेन का। तो आप ये जो आज का वीडियो होगा, आज आपके लिए हम पार्ट 6 लाए हैं। और देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये नीट IIT जेईई जितना भी एग्ज़ाम है आपका 11th के लिए, तो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सदिशों का वियोजन, है ना। सदिशों का वियोजन कैसे करेंगे हम लोग? तो देखिए, सदिशों का जो वियोजन होता है ये दो तरह से किया जाता है। पहला हमारा होता है द्विविमीय वियोजन, है ना। सदिश का जो वियोजन होता है द्विविमीय के रूप में, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस के रूप में। और दूसरा जो प्रकार का होता है वो त्रिविमीय होता है ना। x एक्सिस रहेगा, y एक्सिस रहेगा और z एक्सिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सदिशों का वियोजन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले देखिए इस पे कि प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, सदिशों के वियोजन पर प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने प्रश्न लिखा है जो कि एकदम कई बार आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कि सदिश वियोजन से आप क्या समझते हैं? द्विविमीय या त्रिविमीय सदिश वियोजन समझाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोला है सदिश वियोजन से क्या समझते हैं। पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन कि सदिश का वियोजन क्या है, ठीक। उसके बाद द्विविमीय या अथवा आप इसको लेकर सिद्ध कर दीजिए, मतलब कि द्विविमीय में लेकर किसी सदिश को उसका वियोजन करके उसको मतलब घटकों में वियोजित करके आप उसका बता दीजिए कि वेक्टर A बराबर या वेक्टर P बराबर, है ना। या आप क्या कीजिए, त्रिविमीय में लेकर आप सिद्ध करके दिखा दीजिए। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विविमीय। तो उससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि सदिश का वियोजन क्या होता है ना। क्योंकि ऊपर क्वेश्चन क्या बोला है, सदिश का वियोजन से आप क्या समझते हैं। और आपको प्रत्येक, जैसे द्विविमीय में हमने सदिशों का वियोजन किया, तो उसमें हम कैसे क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्लास 12th के लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी कर ले रहे हैं तो यकीन मानिए, अगर आप वहाँ पर परीक्षा देने जाएंगे या पेपर उठा के देखेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया रहता है और वो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स में पाया जाता है सदिश के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम आज आपको क्लियर ये करा दूंगा, पूरा एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहें, राइट। तो आप पाएंगे कि सारा कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, सभी वीडियो देखने के लिए हमारे लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, उसमें ज़रूर चेक कीजिए, राइट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सदिशों का वियोजन क्या है। तो हमने यहाँ पे लिखा है उत्तर डालकर कि सदिशों का वियोजन क्या होता है, राइट। तो इसे कहते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये इंग्लिश भी लिखते चलिएगा, ताकि देखिए आज के डेट में क्या है, इंग्लिश भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिंदी मीडियम के छात्र हैं फिर भी लिखना ज़रूरी होता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि सदिशों का वियोजन समझने से पहले हम लोग कुछ आकृति के हिसाब से इसे समझने का कोशिश करते हैं, राइट। उदाहरण के तौर पर, तो सबसे पहले हमने बोला कि हमने एक x एक्सिस और y एक्सिस खींचा, राइट। तो सबसे पहले हम इधर डायरेक्शन में x एक्सिस खींच लेते हैं, है ना, जो कि आप देख पा रहे हैं। फिर अब हम इस डायरेक्शन में y एक्सिस खींच लेंगे, राइट। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। अब ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, तो x एक्सिस को अगर आगे बढ़ाएंगे और y एक्सिस को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना, या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब इन दोनों सदिशों के इन
सॉरी, ये दोनों एक्सिस के मध्य से जाने वाला एक हम सदिश खींच रहे हैं, राइट। मान लेते हैं कि वो यहाँ पे होगा कोई सदिश, है ना, इस पॉइंट पर। तो आइए इसे हम लोग मिला लेते हैं पहले, जो कि हमने यहाँ पे खींच दिया। और मान लेते हैं कि ये जो है ये वेक्टर p है, ठीक। ये सदिश कौन सा है, तो वेक्टर p, राइट। अब देखिए इस वेक्टर p को हमने दो सदिशों में विभक्त कर दिया। मान लिया कि यहाँ पर जो है एक px है, x एक्सिस के समांतर, ठीक। तो ये हमारा सदिश एक px हो गया। और फिर y एक्सिस पर एक दूसरा सदिश है जिसे हम लोग py कह देते हैं, py, राइट। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ से हमारा सदिशों का वियोजन शुरू होता है ना। तो जब कोई सदिश को हम लोग दो या दो से अधिक, दो, ये हमारा दो है सदिश, है ना। तो जब किसी सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में जब हम लोग विभक्त कर देते हैं तो उसी को कहते हैं सदिशों का वियोजन। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, राइट। तो आइए इसका अब डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो दिया हुआ है कि एक सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में विभक्त करने की प्रक्रिया सदिशों का वियोजन कहलाता है। एक सदिश को दो या दो से अधिक सदिशों में, यानी कि वेक्टर px और वेक्टर py में हमने इसे क्या कर दिया, विभक्त कर दिया। किसको, सदिश p को। तो इसी को विभक्त करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कह देंगे, सदिशों का वियोजन कह देंगे या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कह देंगे, राइट। तब अगर मैं बोलूँ कि तो हमारा वेक्टर p बराबर क्या होगा, सदिशों का वियोजन बताइए, तो आप इस प्रकार लिख देंगे, वेक्टर p बराबर होगा वेक्टर px और प्लस वेक्टर py, राइट। तो ये हमारा सदिशों का वियोजन कहलाता है ना। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट और रखा रहता है हमारा। अब देखिए दोस्तों कि हमारा कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि अब जो वेक्टर p है, वेक्टर p बराबर हमने इसको वियोजित किया सदिश वेक्टर p को वेक्टर px प्लस वेक्टर py, ठीक। इस तीर को हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, राइट। ये सदिश को बताता है, ये तो आप जान ही गए होंगे सारा परिभाषा से। यहाँ तक इस वीडियो तक पहुँचने का मतलब है कि पिछला वीडियो सब देख लिए होंगे, राइट। अब क्या होता है हमारा कि वेक्टर p बराबर वेक्टर px प्लस वेक्टर py। अब ये कैसे होगा, इसको अब हम लोग चित्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लें कि सदिशों का जो वियोजन होता है वो दो प्रकार से होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि सदिशों का वियोजन दो प्रकार का किया जाता है या दो प्रकार से किया जाता है। पहला हो जाता है हमारा द्विविमा में सदिश का वियोजन, द्विविमा में सदिश का वियोजन। और द्विविमा मतलब कि एक x एक्सिस के अकॉर्डिंग और दूसरा y एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पूरा बना के रख दिया है अच्छी तरह से नोट्स, और आप इसको अपने नोट्स में बना लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको समझा दूँ मैं कि हमारा ये x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है। ये हमारा सदिश p है, p को निरूपित कर रहा है, ठीक। अब x एक्सिस के समांतर हमने x एक्सिस में हमने ले लिया बिंदु, ये सदिश वेक्टर p को वियोजित किया दो घटकों में, है ना, जिसे हम लोग कहेंगे px, वेक्टर px और वेक्टर py। अब ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर p और वेक्टर px दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है ना। और इस बिंदु को हमने नाम दिया a, इसको m, और इसको कुछ भी आप दे सकते हैं, मान लीजिए n दे देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अच्छा, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये वाला जो सदिश है ना, ये वेक्टर py, इसी के समांतर हम लोग एक और सदिश, यानी कि हम कह दें कि बिंदु A से x एक्सिस पर लंबवत डालते हैं, ठीक है।
और इसी प्रकार बिंदु ए से वाई एक्सिस पर भी एक लंब खींचते हैं जो कि बिंदु यम और बिंदु यन से मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो सदिश होगा इस सदिश के समांतर है ना, समांतर है तो यानी कि ये वाला सदिश बराबर ये वाला सदिश होगा। कहने का मतलब ये पी एक्स है तो ये भी क्या होगा, पी एक्स ही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, वेक्टर पी एक्स। अब उसी प्रकार ये पी वाई है वेक्टर, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर पी वाई, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें स्टेटमेंट अब लिखा रहा है वो सभी हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तो हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है द्विविमा में सदिश का वियोजन। पहले हम लोग करेंगे किसका, तो द्विविमा में, है ना, दो विमा में, यानी कि एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, जिसमें केवल दो विमा का अर्थ है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दो हो, ऊंचाई न हो। और त्रिविमा का अर्थ होता है जिसमें तीनों विमा हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो माना वेक्टर ओ ए बराबर पी है, वेक्टर पी है, एक सदिश है। मान लेते हैं हम लोग कि ये वेक्टर ओ ए बराबर क्या है, तो ये निरूपित कर रहा है वेक्टर पी को, यानी पी सदिश को निरूपित कर रहा है, जो एक्स एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। ये जो वेक्टर पी है वो एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि ये वाला अक्ष के साथ क्या कोण बना रहा है, तो थीटा कोण बना रहा है, ठीक। वेक्टर पी सदिश को एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश दो समकोणिक घटकों में वियोजित करना है। अब हमें क्या करना है कि वेक्टर पी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना, दोनों अक्ष के अनुदिश, अब हमें दो समकोणिक घटकों में, यानी कि ये दोनों जो है हमारे वेक्टर पी एक्स, यानी वेक्टर पी को हमने दो घटकों में वियोजित किया, वेक्टर पी एक्स और वेक्टर पी वाई। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर पी एक्स और वेक्टर पी वाई ये दोनों क्या है, एक समकोणिक घटक है, यानी ये इस पर लंब है और ये वाला इस पर लंब है, यानी ये एक दूसरे के क्या होंगे, समकोण पर होंगे, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए थोड़ा सा और हमने लिखा है यहाँ पर लैंग्वेज, चूंकि O को मूल बिंदु मानकर OX तथा OY परस्पर लंबवत अक्ष खींचा। अब बिंदु O को हमने क्या माना है, तो मूल बिंदु माना है, और इसी के सहारे OX और OY एक दूसरे के लंबवत अक्ष हम लोग ड्रा कर लेते हैं, है ना, या खींच लेते हैं। तब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर OM बराबर क्या मिला, या हम लोग यहाँ से शुरू कर लें, चाहे ले लीजिए यहीं से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हमने लिखा है वेक्टर OM बराबर क्या है, तो वेक्टर PX और वेक्टर AM या MA कह लें हम लोग, यहाँ पे AMA कह लें, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेक्टर MA बराबर, यानी कि MA बराबर क्या है, तो PY। ये क्यों है PY, क्योंकि ये वाला जो है सदिश इसके समांतर है ना, तो जब समांतर है तो यानी कि ये सदिश के बराबर ही ये वाला भी सदिश होगा, राइट। और इसकी दिशा किधर होगा, तो इसके दिशा के, इसके मतलब इसी के अनुदिश होगा, है ना, ये वाला सदिश। तो ये PY है तो ये भी क्या होगा, PY। तो वही हमने लिखा है कि वेक्टर MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर PY। अब उसके बाद जो OA सदिश है, वेक्टर OA, ये वेक्टर P को सीधी हमारा सूचित करता है ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेक्टर OA इज इक्वल टू वेक्टर P, राइट। इतना लिख देने के बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपको लाना है वेक्टर P को दो घटकों में वियोजित करना है ना, तो वेक्टर PX प्लस वेक्टर PY। तो इतना जब आपको लाना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आप पढ़े होंगे सदिशों का त्रिभुज नियम, है ना, सदिशों का त्रिभुज का योग नियम पढ़े होंगे कि दो सदिश जो एक ही दिशा में जा रहे हों, यानी कि देखिए यहाँ पे वेक्टर PX और वेक्टर PY एक ही दिशा में है, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा वेक्टर P जो है, यानी कि वेक्टर P सदिश, इसकी दिशा इन दोनों की दिशा के विपरीत है, तो यानी कि ये वाला जो सदिश होगा, ये वेक्टर P ये परिणामी सदिश होगा,
है ना। और ये परिणामी सदिश किसके बराबर होगा, तो वेक्टर पी एक्स और वेक्टर पी वाई के दोनों के योगफल के बराबर होगा वेक्टर पी। ये किस नियम से, तो सदिशों के त्रिभुज नियम से, और मतलब त्रिभुजों का योग नियम से। तो ये चीज़ जो है हमने बहुत ही अच्छी तरह से एकदम त्रिभुज का योग नियम, समांतर चतुर्भुज का योग नियम या बहुभुज का नियम, ये सारा का सारा हमने बढ़िया से अच्छी तरह एक वीडियो में सेपरेट बना के डाउनलोड कर दिया है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप उसे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, है ना। तो फिलहाल में हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ओ ए एम में। किस में बात करेंगे, त्रिभुज ओ ए एम में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिभुज ओ ए एम में त्रिभुज के योग नियम से। अब त्रिभुज का योग नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो हमारा ओ ए सदिश है वेक्टर ओ ए, ये बराबर होगा वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए के, या ए एम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे एम ए ही कर लेंगे तो ठीक रहेगा, इसे ए को काट के यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। चलिए हो गया। तो वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ओ एम प्लस वेक्टर एम ए। अब देखिए यहाँ पर कि सिंपली हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेक्टर ओ ए का मान क्या दिया हुआ है, तो वेक्टर पी। सो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे वेक्टर पी, राइट। बराबर हो जाएगा, बराबर का सिंबल है तो बराबर। वेक्टर ओ एम का मान क्या है, तो वेक्टर पी एक्स जो कि यहाँ पे है, और एम ए का मान क्या है, तो पी वाई, यहाँ पे हमने पी वाई लिख दिया। और यही क्या हो जाता है, तो सदिशों का वियोजन हो गया, यानी कि वेक्टर पी बराबर वेक्टर पी एक्स प्लस वेक्टर क्यू एक्स, सॉरी पी वाई। अब यह इसे हम लोग लिख सकते हैं कैसे, कि मान के चलिए कि इस सदिश वेक्टर पी एक्स को परिमाण और दिशा दोनों के रूप में ही दिखाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस को बताने के लिए हमने बताया था आई कैप का प्रयोग किया जाता है, जिसको एकांक सदिश कहा जाता है ना। और वाई एक्सिस को बताने के लिए हमें जे कैप का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिख दिया जे कैप, है ना। और ये वाला एक्सिस को क्या लिख देंगे हम लोग, तो आई कैप। यानी कि यहाँ पर आई कैप क्या बता रहा है कि एक्स एक्सिस के दिशा में हमारा कोई सदिश है ना। और ये हमारा जे कैप क्या बता रहा है कि वाई एक्सिस में कोई सदिश है, राइट। तो ये एकांक सदिश होता है और ये दिशा बताने के लिए होता है ना। तो अब बताइए यहाँ पर कि वेक्टर पी एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर पी एक्स का परिमाण तो पी एक्स हो जाएगा और उसकी दिशा क्या हो जाएगी, अगर ये एक्स एक्सिस में बताना है तो आई कैप, ठीक। उसी प्रकार वेक्टर पी वाई का हमारा परिमाण क्या हो जाएगा, तो वेक्टर पी वाई, सॉरी पी वाई हो जाएगा हमारा। और इसकी दिशा अगर हमें बताना है तो जे कैप का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप, तो हमने वेक्टर पी तो एज इट इज उसी तरह लिख दिया बराबर। अब इस वेक्टर पी एक्स को अगर हमें दिशा और परिमाण दोनों के रूप में दिखाना है, तो वेक्टर पी एक्स का जो हमारा परिमाण होगा वो पी एक्स हो जाएगा। और दिशा बताने के लिए, है ना, कि ये जो सदिश है आपको एक्स एक्सिस में है, उसको बताने के लिए आई कैप लगा देंगे, फिर प्लस पी वाई जे कैप, है ना। तो ये जो है हमारा द्विविमा के रूप में सदिशों का वियोजन हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब वेक्टर पी का हम लोग परिमाण ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, परिमाण। तो आइए परिमाण के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अब त्रिभुज का परिमाण अगर ज्ञात करना है तो ध्यान देना है, अब आपको यहाँ से त्रिभुज ले लेना है, त्रिभुज ओ ए एम, समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम लोग ओ ए एम, और इन दोनों के बीच यानी वेक्टर पी और वेक्टर पी एक्स के बीच जो कोण बना हुआ है वो थीटा बना हुआ है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है वेक्टर पी का परिमाण के लिए ये फिगर आपको अलग से ड्रा कर दिया है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया आपको समझने के लिए कि अब वेक्टर पी का परिमाण के लिए, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने बताया आपको कि वो फिगर जो है ड्रा कर लेंगे हम लोग, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ए ओ एम हमने त्रिभुज ड्रा कर लिया है, राइट। तो देखिए परिमाण अगर आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि पहले हमें सदिश पी एक्स ही पता है, सॉरी। अब परिमाण अगर ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर पी का जो सदिश जो वेक्टर पी है उसका परिमाण हम लोग केवल खाली पी ले लेते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान के चलिए फॉर द एग्जांपल
जैसे कि अगर दिया हुआ है 2i कैप, तो इसमें परिमाण हमारा क्या है 2 और दिशा क्या है i कैप। तो हमें केवल क्या बताना है, परिमाण बताना है। तो परिमाण क्या हो जाएगा 2, है ना। इसके साथ i कैप नहीं लेंगे, है ना। उसी प्रकार अगर वेक्टर p दिया हुआ है और उसी का बात करें कि इसका परिमाण क्या होगा, तो इसका परिमाण केवल p हो जाएगा। और दिशा क्या हो जाएगा, तो दिशा ये तीर का सिंबल बताता है। तो हमें तो परिमाण का बात करना है ना। सो यहाँ पर जो वेक्टर p का हमारा परिमाण हो जाएगा p हो जाएगा। उसी प्रकार ये वेक्टर px का जो परिमाण होगा px हो जाएगा, है ना। कल लिखा रहेगा अगर मान के चलिए कहीं कि वेक्टर pz का परिमाण क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या pz, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है, थीटा है हमारा, जो कि आप देख पा रहे हैं। और हमारे पास ये कर्ण के रूप में दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ आपको कि px का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, px का, तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10th में पढ़े होंगे। तो अगर कर्ण दिया रहे और आधार पूछ रहा हो, तो कर्ण बटा आधार या आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे कि कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और आधार क्या है हमारा, तो ये त्रिभुज OAM एक समकोण त्रिभुज का काम करेगा, है ना, क्योंकि लंबवत हमने गिराया है इस सदिश पर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जब लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार, और ये कर्ण होगा। तो आधार हमारा px हो जाएगा, ऊपर हमने लिख दिया है, और कर्ण क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू px अपॉन p। अब हमें तो px का मान निकालना है, तो p यहाँ पर भाग में इधर आएगा तो गुणा में। सो px इज इक्वल टू p कॉस थीटा। इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये वेक्टर px का परिमाण हमारा px था, उसी प्रकार वेक्टर py का, अब इसको ध्यान में रखना, अब इसको नहीं, अब इसको भूल जाना आपको। अब वेक्टर py का परिमाण जो है py है ना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कर्ण दिया हुआ है, ये लंब दिया हुआ है, कोण क्या दिया हुआ है, थीटा। तो अब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला में ही लंब और कर्ण आता है, या कोसेक थीटा का, है ना। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अगर py निकालना है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या दिया हुआ है दोस्तों, py, वेक्टर py का परिमाण क्या हो जाएगा, py। और इसी प्रकार सदिश p का परिमाण p हो जाएगा। तो ये हमारा लंब हो गया और ये कर्ण। तो लंब क्या हो गया हमारा, py बटा में p। अब यहाँ से हमें py का मान निकालना है, तो p इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। तो p का साइन थीटा में गुणा होगा तो क्या हो गया, p साइन थीटा, और ये बराबर होगा किसके, py के। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे हम लोग, समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए कि अब हमें p का परिमाण ज्ञात करना है, यानी p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान क्या ज्ञात करने के लिए करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके और दोनों को जोड़ देंगे, राइट। तो चलिए हमने जैसे बोला वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखा कि अब समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ने पर, है ना, तो समीकरण के LHS साइड का वर्ग करेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो p स्क्वायर यक्स हो जाएगा और प्लस p स्क्वायर बाई LHS को LHS साइड में जोड़ेंगे। सो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। फिर अब RHS को वर्ग करके जोड़ना है, तो p कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस p साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। सो यहाँ पे p कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस p साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ अगेन अब क्या करते हैं हम लोग, ये वाला तो उसी तरह हम लोग लिख देंगे एज इट इज, है ना। यहाँ पे देखिए p का स्क्वायर करेंगे, अब p कॉस थीटा पर होल स्क्वायर है तो p का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और फिर उसी के बाद कॉस स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। फिर ये प्लस हमने लिख दिया, p का स्क्वायर हो गया, फिर ये साइन थीटा का वर्ग हो जाएगा हमारा, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे, इसको एज इट इज उसी तरह लिख लिया जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो p स्क्वायर कॉमन है। p स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, प्लस तो प्लस यहाँ पे दे दिया, यहाँ से भी p स्क्वायर निकलेगा तो साइन स्क्वायर थीटा। और आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, 1, और बाकी सब उसी तरह उतर जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए कि अब हमें तो परिमाण p का चाहिए ना, यानी सदिश p का हमें परिमाण चाहिए। तो स्क्वायर है तो भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, या हम लोग
p बराबर क्या निकाल लेंगे, रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर वेक्टर p का जो परिमाण है ये निकल के आ जाता है x एक्सिस में p का परिमाण का वर्ग प्लस y एक्सिस में उसका परिमाण का वर्ग, है ना। इन दोनों के वर्गों का योगफल जो होता है रूट के अंदर रहता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस पर एक न्यूमेरिकल फटाफट करा के बता देता हूँ। जैसे कि आपको मान के चलिए, जैसे मान लीजिए कि कोई सदिश वेक्टर a है और इसके इज इक्वल टू दे दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप और प्लस 3j कैप, ऐसा दे दिया है। तो बोला कि वेक्टर a का परिमाण ज्ञात कीजिए, है ना। तो परिमाण अगर आपको कह दिया ज्ञात करने के लिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, a का परिमाण यानी मॉडुलस लगा देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर क्या है, दिशा थोड़ा ना लिया गया है, क्या लिया गया है, रूट अंडर पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर भी वही कर देंगे, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, यानी हम कुल मिलाकर यहाँ पे कह सकते हैं कि वेक्टर a का परिमाण क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 13। अब उसी प्रकार अगर मान के चलिए कि आपको दे दिया है एक बिंदु दे दिया है, या हम कहते हैं कि किसी सदिश का स्थिति दे दिया है 2,3 और आपको बोला कि उस बिंदु पर के स्थिति जो 2,3 पर है उसका सदिश रूप में निरूपित कीजिए। तो आप कैसे इसको निरूपित कीजिएगा, तो वेक्टर a इज इक्वल टू लिखेंगे 2, अब ये x एक्सिस के दिशा बताने के लिए क्या करेंगे 2i कैप, फिर प्लस y एक्सिस का अगर आपको दिशा बताना है तो j कैप का प्रयोग करेंगे, यानी प्लस 3j कैप, राइट। जहाँ i कैप एकांक सदिश है जो कि x एक्सिस का दिशा बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है, उसी प्रकार जो हमारा j कैप होता है ये y एक्सिस का डायरेक्शन या दिशा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट। तो आप ये दोनों क्वेश्चन, मतलब कि ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो आपका व्यंजक है, ये जो हमने सिद्ध किया व्यंजक, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये वाला, है ना, और दूसरा ये वाला। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए अब त्रिविमा के रूप में सदिशों का वियोजन कैसे किया जाता है उसका हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग त्रिविमा में सदिश वियोजन, है ना। अगर आपका मर्जी कर रहा होगा तो वो द्विविमा में सदिश का वियोजन कर सकते हैं या त्रिविमा में भी सदिश का वियोजन कर सकते हैं। सो हम आपको अपनी तरफ से पूरा बता देंगे और आप अपना नोट्स तैयार करते रहिए, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लें कि त्रिविमा में सदिश का वियोजन कैसे होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि त्रिविमीय सदिश किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिस सदिश को 3 परस्पर लंबवत घटकों में वियोजित किया जा सकता है उसे त्रिविमीय सदिश कहते हैं। बोल रहा है यहाँ पे कि जिस सदिश को 3 परस्पर लंबवत घटकों में, यानी कि तीनों सदिश जो है एक दूसरे के 90 डिग्री के दूरी पे हों, है ना। जैसे यहाँ पे फॉर द एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। जैसे कि हमारा यहाँ पे सूचित किया गया है वेक्टर a एक सदिश है और उसका 3 घटक, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर ax, लेकिन घटक जो होंगे ax होंगे, है ना, ax, या मान लेते हैं वेक्टर ax है और फिर ay, उसी प्रकार az, और ये तीनों जो है घटक एक दूसरे के क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगे लंबवत होंगे, है ना। तो अब देखिए दोस्तों कि अब आगे हम लोग देखते हैं कि त्रिविमीय वियोजन क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि हमने फिर हाफ लाइन से लिखा है कि त्रिविमीय सदिश को 3 परस्पर लंबवत सदिशों में विभाजित करने की क्रिया को त्रिविमीय वियोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने लिखा त्रिविमीय सदिश किसे कहते हैं, तो जब किसी सदिश को 3 परस्पर लंबवत घटकों में, जैसे वेक्टर a को हमने ax, x एक्सिस में ax और y एक्सिस में हमारा ay और z एक्सिस में az, यानी इस पर अब वेक्टर ना लगा रहे, है ना। तो 3 घटकों में जब वियोजित कर देंगे हम लोग तो उसी सदिश को हम लोग क्या कह देंगे, तो त्रिविमीय सदिश।
अब बात उठता है कि त्रिविमीय वियोजन क्या है। तो उसी सदिश को, यानी यही वेक्टर ए को अब 3 सदिशों में वियोजित कर दें, है ना। यानी कि 3, हम कहते हैं कि 3 एक्सिस में या 3 अक्षों में हम लोग विभक्त कर दे, तो उसी सदिश को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिविमीय, मतलब इस सदिश का त्रिविमीय वियोजन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस हमने नीचे बना रखा है और वाई एक्सिस इधर है हमारा, ठीक, और जेड एक्सिस ऊपर है। आपका मर्जी कर रहा है तो आप जेड एक्स एक्सिस ऊपर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने अपने सुविधा के लिए एक्स एक्सिस जो है इधर बना लिया है। चलिए इस फिगर को पहले आपको अब समझा देते हैं हम, है ना, कि ये कैसे आप ड्रा कीजिएगा अपने पेज पे, वरना इस तरह तो हम तो बता देंगे लेकिन आपको ड्रा करने में प्रॉब्लम होने लगेगा। और इन जितने भी ये चीज़ लिखे हैं एकदम आसान हो जाएगा आपको समझने में। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं इस फिगर को, है ना। तो इस फिगर को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक घन या घनाभ बना लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आप इस तरह आप बनाएंगे एक, है ना, जो कि थोड़ा और बड़ा कर लेंगे हम लोग, राइट। ये हमारा बड़ा हो गया थोड़ा सा। चलिए उसके बाद फिर ये इस तरह कर लेंगे। फिर ये बना लेने के बाद फिर इसके बीचों बीच से आप लेंगे और इधर साइड में खींचेंगे, है ना। चलिए ये हमारा बन गया। थोड़ा सा और इसे बड़ा कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप इसे मिला लेंगे। मिला लिया हमने। फिर उसके बाद ये वाला इससे मिला देंगे, इसको ये वाले से मिला देंगे और ये वाला इससे मिला देंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको बड़ा बना के दिखा रहा हूँ कि आपके पूरे समझ में आ जाए, है ना। तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक, और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और ये वाला जो होगा हमारा, इसको मान लिया है हमने एक्स एक्सिस, राइट। यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया। और ये जो ऊपर वाला जो आप दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा, तो जेड एक्सिस, राइट। अब देखिए ये कोना से लगाकर ये मूल बिंदु है हमारा, ओ मान लेते हैं, ठीक। और इसको हमने मूल मान लिया कि कोई जो सदिश है इस पॉइंट पर है, तो इसको मिला लीजिए। चलिए इसको मिलाते हैं हम दूसरे पेन से। तो ये हमने मिला लिया, जो कि ये सदिश जो है वेक्टर ए को सूचित करेगा, है ना। चलिए अब इसको जो है परस्पर 3 लंबवत घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो मान लिया कि एक्स एक्सिस में, यानी इस डायरेक्शन में, है ना, एक्स एक्सिस में हमारा एक्स होगा। और इसे हम लोग कहते हैं कि सदिशों में, मतलब परस्पर 3 सदिशों में जो कि एक दूसरे के लंबवत हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यानी कि यहाँ पर भी, है ना, ए वेक्टर ए वाई, और एक जेड एक्सिस, यानी हम इसे कह दें वेक्टर ए जेड। तीनों में हमने वियोजित कर लिया, राइट। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले हम लोग कह दें कि इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं। तो यहाँ पे चलिए नामकरण कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसको हम नाम देते हैं ए बिंदु, और इसे बी बिंदु, और इसे सी बिंदु, राइट। और इसे हम लोग डी बिंदु कह देते हैं हम लोग। और जब ये डी हो गया तो इसे हम लोग ई कह देते हैं। और सी से ई को मिला दे या मत ही मिलाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इससे खैर कोई लेना देना नहीं है कि मिलाना, और आपका मर्जी करेगा तो मिला भी सकते हैं। ई हो गया, और इस बिंदु को दे देते हैं एफ। और अब हम ओ को इस एफ से मिला देते हैं, राइट। तो हम कुछ इस प्रकार मिला देंगे, ये हमारा मिल गया, ठीक। क्योंकि ये हमारा कोई सदिश नहीं है, लेकिन ओ एफ मान लेना है कि कोई सदिश को ही निरूपित कर रहा है ना। तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि त्रिभुज कौन कौन सा बन रहा है हमारा। तो त्रिभुज बन रहा है एक तो हमारा ओ ई एफ,
और दूसरा बन रहा है हमारा त्रिभुज ओ ए एफ, है ना। तो इस चीज़ को चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लीजिए आप कि हमने इसी चीज़ को यहाँ पर ड्रा कर रखा है ना। तो अब आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अब आपको इसमें सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि कोई सदिश है उसे त्रिविमीय वियोजन कैसे करेंगे, है ना। तो इसको जब वियोजन करेंगे तो वेक्टर ए बराबर निकल के आएगा वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग अभी सिद्ध करेंगे, कैसे आएगा तो अच्छी तरह से देखते रहिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने लिखा कि माना वेक्टर ए बराबर है वेक्टर ओ ई, यानी कि जो ओ ई है ये किसको सूचित कर रहा है, तो वेक्टर ए को, राइट, है ना। एक त्रिविमीय सदिश है, ये क्या हमारा एक त्रिविमीय सदिश है जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है ना। और आप जानते हैं एक घनाभ या घन क्या होता है हमारा, त्रिविमीय आकृति होता है। तो इसमें कोई सदिश ए हम मान लेते हैं कि स्थित है, जो कि ओ ए बराबर क्या है, वेक्टर ए है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग जिसका त्रिविमीय वियोजन करना है। वेक्टर ए का क्या करना है हम लोगों को, त्रिविमीय वियोजन, यानी एक्स एक्सिस में उसको हमको बताना है, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, तीनों में विभक्त करना है। किसको, तो सदिश ए को 3 सदिशों में वियोजित करना है। चलिए अब बोल रहा है कि ओ से गुजरती हुई 3 परस्पर लंबवत रेखाएं ओ एक्स, ओ वाई तथा ओ जेड को क्रमशः एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड अक्ष माना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे जैसे लिखा हुआ उसी तरह बोल रहा है कि ओ से गुजरती हुई 3 परस्पर लंबवत रेखाएं, ओ से परस्पर गुजरती हुई लंबवत रेखाएं, यानी कहने का मतलब है कि ओ एक्स हमारा ये एक रेखा हो गया, ठीक, चाहे अक्ष कह लें हम लोग, चाहे रेखा कह लेते हैं, ओ एक्स और ओ वाई और ये ओ जेड, और ये तीनों जो है रेखाएं ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, यानी 90 डिग्री। इनके बीच भी 90 डिग्री बनेगा, इनके बीच भी 90 डिग्री बनेगा, इनके बीच भी 90 डिग्री बनेगा, राइट। चलिए इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, फिर थोड़ा सा और लैंग्वेज है जो कि लिखना पड़ेगा आपको। अब पुनः माना सदिश वेक्टर ए के एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश घटक क्रमशः ए एक्स, ए वाई तथा ए जेड है। अब हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए का जो एक्स एक्सिस में जो घटक है हम मान लेते हैं कि ए एक्स है, और वाई अक्ष में हमारा घटक क्या है, ए वाई, इस पे वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक। और जेड एक्सिस में जो घटक है हमारा ए जेड है, ये हमने मान लिया, ठीक। और ये जो सदिश है ये सब, ये क्या हमारा जिस पे हमारा तीर लगा हुआ है वो सदिश को निरूपित करेगा, है ना। चलिए इतना हो गया। उसके बाद अब देखिए हमारा ओरिजिनल टारगेट क्या है, तो वेक्टर ए बराबर सिद्ध करके दिखाना है हमें कि वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो हम लोग त्रिभुज का बात करेंगे, त्रिभुज ओ ई एफ में। किस में बात करेंगे, त्रिभुज ओ ई एफ में। ये इसमें आपको समझने में प्रॉब्लम होता है इस फिगर में, इसलिए हमने ये वाला बड़ा जानकर बनाया कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए आप कि त्रिभुज के योग नियम से हम लोग लगा लेंगे त्रिभुज ओ ई एफ में। अब ध्यान दीजिए कि त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है हमारा। तो एक बात ध्यान देना है कि ये वाला जो सदिश हमारा, यानी कि वेक्टर ए जेड, इसी के समांतर हमारा ये भी है ना। तो यानी कि ये भी क्या होगा, वेक्टर ए जेड ही होगा। क्या होगा दोस्तों, तो वेक्टर ए जेड, राइट। अच्छा इतना हो गया। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा ये वाला जो सदिश है ये किसको सूचित कर रहा है, तो वेक्टर ए वाई को। तो ये भी सदिश क्या होगा, ये वाला सदिश इस सदिश वाई एक्सिस के समांतर है, ये वाला भी, है ना। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, वेक्टर ए वाई हो जाएगा, जो कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
त्रिभुज हम बात कर रहे हैं किसमें, तो ओ ई एफ में, त्रिभुज योग नियम से। तो हमने लिखा त्रिभुज ओ ई एफ में। अब ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है कि जो परिणामी सदिश होता है, अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिए, वेक्टर ओ एफ देख रहे हैं आप, ओ एफ का दिशा इधर, फिर एफ ई का दिशा इधर, यानी कि देखा जाए तो ओ एफ और एफ ई दोनों का दिशा क्या है, एक ही दिशा है ना। यानी कि पहले कोई कण यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो अब जाएगा इधर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ओ ई का जो डायरेक्शन है विपरीत है, तो यानी कि ये वाला परिणामी सदिश है, और ये परिणामी यानी त्रिभुज का योग नियम कहता है सदिश का, त्रिभुज योग नियम, कि जो परिणामी सदिश होता है वो अन्य दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है। तो मतलब वेक्टर ए जो होगा, या हम ये कहते हैं कि वेक्टर ओ ई जो होगा, वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर एफ ई के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर एफ ई। यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर ओ ई इज इक्वल टू वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर एफ ई। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब पुनः यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि वेक्टर ओ ई का मैं बात करूँ तो वेक्टर ए दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर मैं ओ एफ का बात करूँ तो इसका कोई भी सदिश नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि इसका जो है आपको मान प्राप्त करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि वेक्टर एफ ई, इसका तो हमें सदिश मालूम है, ए जेड के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सदिश है इस सदिश के समांतर है, तो यानी समांतर है तो इस सदिश के बराबर ये वाला भी सदिश होगा, है ना। तो हमने दो चीज़ तो मालूम है हमें, वेक्टर ए मालूम है और वेक्टर जेड मालूम है, लेकिन आप देखें यहाँ पे तो ओ एफ का कोई भी सदिश नहीं निरूपित कर रहा है ना, ओ एफ को कोई भी सदिश नहीं निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग सदिश ओ एफ का मान हम लोग निकालने के लिए त्रिभुज ओ ए एफ में फिर से त्रिभुज योग नियम लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे पुनः हमने किसका बात किया, त्रिभुज ओ ए एफ से, किससे, त्रिभुज ओ ए एफ से। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे देखा जाए तो ओ एफ का जो दिशा है इन दोनों के दिशा के, अब देखिए यहाँ से अगर कोई कण चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से चलेगा फिर आपको इधर जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अब इस कण को इधर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओ एफ जो है सदिश इस सदिश से टकरा जाता है ना। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों का योगफल ये परिणामी सदिश के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दिशाओं के विपरीत ये वाला सदिश है ना। तो सबसे पहले हम बता दें कि त्रिभुज योग नियम से त्रिभुज ओ ए एफ में ओ वेक्टर ओ एफ बराबर हो जाएगा वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए एफ, राइट। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया है, वेक्टर ओ एफ बराबर वेक्टर ओ ए प्लस ए एफ। अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले कि अब हमें वेक्टर ओ एफ का मान मिल गया वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए एफ। अब इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो यानी वेक्टर ओ एफ की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला। सो यहाँ पे हमने लिख दिया समीकरण 1 में वेक्टर ओ एफ का मान रखने पर, तो ये वाला हमने उसी तरह लिख लिया एज इट इज। उसके बाद इसके जगह पर क्या रख दिया हमने, ये वाला रख दिया, उसके बाद एफ ही वेक्टर रख दिया हमने, ठीक। अब देखिए कि वेक्टर ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर ओ ए किसके बराबर है, ए एक्स के बराबर है, सॉरी वेक्टर ए एक्स के बराबर। तो यहाँ पे हमने लिखा वेक्टर ए एक्स, फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिया हमने। वेक्टर ए एफ किसके बराबर है, वेक्टर ए एफ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेक्टर ए एफ ये किसके बराबर है, तो वेक्टर ए वाई के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए वाई, फिर वेक्टर एफ ई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब वेक्टर एफ ई, ये एफ हो गया और ये ई, तो ये वाला किसको सूचित कर रहा है दोस्तों, तो वेक्टर ए जेड को, है ना। सो यहाँ पे हमने लिख दिया है वेक्टर ए जेड। अब यहाँ पर ये हमारा जो है एक सदिश वेक्टर ए था और इसे हमने 3 परस्पर सदिशों में वियोजित कर लिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर
वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड के रूप में हमने वियोजित कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, है ना। तो बस यहाँ से दिशा हटाइए और रूट चढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा परिमाण। लेकिन ये कैसे आएगा इसका परिमाण, ये चीज़ हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब वेक्टर ए के परिमाण के लिए तो समकोण त्रिभुज में जैसे कि आप फिगर ले लें तो वही वाला त्रिभुज आपको लेना है सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज ओ ई एफ में अब ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कर्ण का काम करेगा, ठीक, और ये हम कह दें कि ये लंब का काम करेगा और ये वाला आधार पे। अब देखिए अगर आप यहाँ से आकर देखें, ठीक है, तो आपको ये दिखाई देगा ये पूरा लंबवत लंब और ये वाला आधार दिखाई देगा और ये वाला पोर्शन कर्ण दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है आपको। तो समकोण त्रिभुज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ओ ई एफ में, है ना, त्रिभुज ओ ई एफ में। अब देखिए यहाँ पर कि कर्ण बराबर यानी कि ओ ई का स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओ ई का होल स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 3 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा कि हमने ओ ई यानी कि ए सदिश का यानी कि वेक्टर ए का परिमाण हमने ए मान लिया, ठीक। तो ओ ई का तो मान हमें पता है कि ओ ई का जो परिमाण होगा ए होगा, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो ओ एफ वही बात आ जा रहा है, ओ एफ का तो मान ही नहीं हमें मालूम है ना। ये इसका परिमाण आपको नहीं मालूम है तो इसका आप ज्ञात करना पड़ेगा। और एफ ई का हम लोग एफ ई देखें तो एफ ई का सदिश जो है ए जेड है, तो इसका परिमाण क्या होगा ए जेड, राइट। वेक्टर को छोड़ देना है तो इसका परिमाण क्या होगा ए जेड। तो यानी कि एफ ई का भी मालूम है लेकिन ओ एफ का नहीं मालूम है। तो बस आपको ओ एफ का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज फिर से बात करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज ओ ए एफ में जो कि ये हमारा कर्ण का काम करेगा, राइट, और ये हमारा लंब का काम और ये आधार का काम। यानी कि ओ एफ का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन ओ एफ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ओ एफ का जो मान है ओ एफ स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, तो हमने यहाँ पे ओ एफ स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, ये दोनों, ठीक। तो रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिखा समीकरण 3 में लिख लेंगे हम लोग 3 में। समीकरण 3 में ओ एफ का मान ओ एफ स्क्वायर का मान रखने पर तो समीकरण 3 हमारा ये है और ओ एफ स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, ये वाला। तो हमने यहाँ पे रख दिया। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ओ ए किसको सूचित कर रहा है, तो वही ए को सूचित करेगा, है ना। तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए किसको, ओ ई तो हमारा ए को सूचित कर रहा था, ओ ए किसको सूचित करेगा ए एक्स को, तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एफ किसको सूचित करेगा, तो ए वाई को, और एफ ही किसको सूचित करेगा जेड को, ए जेड को, है ना। और इन तीनों का वर्गों का योगफल के बराबर होगा कौन, तो ये हमारा वेक्टर ए का परिमाण का वर्ग। अब ध्यान दीजिए कि हमें परिमाण निकालना है ए का, यानी वेक्टर ए का परिमाण निकालना है। तो स्क्वायर है तो इधर भेज देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फिर से अगेन कि अब हम लोग क्या करते हैं कि पुनः वेक्टर ए के एकांक सदिश के लिए यानी वेक्टर ए का एकांक सदिश ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप तथा के कैप हो तो वेक्टर ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ए एक्स आई कैप और वेक्टर ए वाई बराबर हो जाएगा ए वाई जे कैप, है ना। अब ये मतलब कि सदिशों को हम परिमाण और दिशा दोनों के रूप में दिखाना चाहते हैं। तो उसका परिमाण ए वाई का परिमाण क्या हो जाएगा ए वाई, और इसके दिशा को तीर को बताने के लिए हमने जे कैप का प्रयोग कर लिया। उसी प्रकार ए जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए जेड इज इक्वल टू ए जेड इंटू के कैप। अब समीकरण 2 से हम लोग बात कर लें
तो समीकरण 2 हमारा जो कि हम पीछे आपको दिखा चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर समीकरण 2 दिया हुआ है ना। तो समीकरण 2 में हम लोग मान रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने वही रख दिया है। तो समीकरण 2 में हमने मान रखा जब, यानी कि वेक्टर ax बराबर क्या रख दिया, ax i कैप, और वेक्टर ay के जगह पर क्या रख दिया, ay j कैप, प्लस az के वेक्टर az के जगह पर क्या रख दिया हमने, तो az k कैप। अब इसका अगर हम लोग परिमाण निकालना चाहे तो परिमाण क्या हो जाएगा, तो परिमाण के लिए मॉडुलस लगा देते हैं। तो मॉडुलस इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब हमें एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो एकांक सदिश बराबर क्या हो जाता है, तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अगर हमें a का एकांक सदिश निकालना है तो एकांक सदिश को कैप a कैप से सूचित करेंगे। कैप लगा देते हैं तो क्या होता है, एकांक सदिश को सूचित करता है। तो एकांक सदिश a कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन में क्या हो जाता है, मॉड ऑफ वेक्टर a, राइट। और हमने एकांक सदिश के परिभाषा में आपको वीडियो लेक्चर में बता दिया होगा बढ़िया से अच्छी तरह से, जो कि आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, और आप वहां से जाकर पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे कि a कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर a। तो वेक्टर a का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पर ये है, तो सिंपली हमने रख दिया। फिर बटा में क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर a। तो मॉड ऑफ वेक्टर a का मान क्या है हमारा दिया हुआ ये, तो हमने रख दिया। इस प्रकार आप वेक्टर a के एकांक सदिश के लिए भी व्यंजक आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इन सभी का यूज होगा, और आपको न्यूमेरिकल का वीडियो एकदम बहुत ही जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, जिसमें और भी 2-3 पार्ट बनेंगे इसमें वीडियो, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, थोड़ा सा ये जो फिगर है अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा तो फिर से बार बार इसे देख ले, 1-2 बार, ठीक है। देख लेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, राइट। और हाँ, आपके टाइम बचाने के लिए हमने ये सारा लिख दिया जाता है आपको अच्छा के लिए, कि आपको खाली केवल समझाया जा सके, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं आप कि नहीं सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हम फिर से उस पर वीडियो बना सकते हैं, राइट। और आपको ये नोट्स कैसा लगा है, मतलब ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पे आपको आगे वीडियो चाहिए, है ना, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा वीडियो नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।